हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले जितने भी लीगल टॉपिक्स के वीडियो हैं वो आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लॉ है। ठीक है, ये ऐसा कोड है जो आपको जितने भी हमारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनके लिए सब्सटेंटिव डेफिनेशंस देता है। इट इज ए सब्सटेंटिव लॉ। आज इसकी सीरीज में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 जो है वो अबेटमेंट की, दुष्प्रेरण के बारे में हम बात करेंगे कि दुष्प्रेरण क्या होता है। दुष्प्रेरण यानी किसी को उकसा देना। अब ये बात क्यों आती है? आज हम अबेटमेंट क्या होती है, अबेटर किसे कहते हैं और इंडिया से बाहर अबेटमेंट कैसे होगी, इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कुछ चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे आती हैं। सबसे पहली बात आती है कि अबेटमेंट को ऑफेंस क्यों माना गया। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अब ये जो है एक थेफ्ट करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? थेफ्ट, चोरी करना चाहता है ये, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। अब इसके पास एक दूसरा व्यक्ति आता है, अब ये चाहता है कि जेड के घर में जो है क्या हो जाए, चोरी हो जाए। और ये इसको क्या कहता है, इसको इनकरेज करता है, इसको इंस्टिगेट करता है, उकसा देता है कि यार करो चोरी, कोई दिक्कत नहीं, तुम चिंता मत मानो। या इसको कहता है कि मैं वहां तक कैसे जाऊंगा, बोला मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो ये व्यक्ति यहां जाके चोरी कर लेता है। अब जो ऑफेंस नहीं होना था, समझिए इस चीज को, जो ऑफेंस नहीं होना था वो इस व्यक्ति के इंस्टिगेशन से, उकसाने से, अबेटमेंट से हो गया। तो इसने जो किया है वो क्या है? अबेटमेंट है। चाहे इसको बातों से उकसाया हो, चाहे इसकी हेल्प की हो, या फिर इसके साथ ये इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल। इसको वाइकेरियस लाइबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, जो वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है वो भी कही जाती है। और यहाँ पर ये तो जेल जाएगा ही जाएगा, ये तो जेल जाएगा ही जाएगा, इसके साथ साथ इसको भी जेल जाना पड़ेगा। ये भी बिहाइंड द बार होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अबेटमेंट। अब अबेटमेंट है क्या, उस चीज़ को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण या उकसाव, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग और इनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल। भाई किसी से गलत काम कराना अबेटमेंट कहलाता है। सिंपल ये चीज़ है। अब कैसे करेंगे? या तो इंस्टिगेट करेंगे, जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया, इंसाइट करेंगे उसे, या इनकरेजमेंट होगी यहाँ पे। और इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 107 से लेके 120 तक इसके बारे में दे रखा है। जबकि इंग्लिश लॉ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इंग्लिश लॉ में थोड़ा सा इसका सिस्टम अलग है। वहां जो एक्ट करता है उसे प्रिंसिपल ऑफेंडर कहा जाता है। एसेसरीज का कॉन्सेप्ट, आप अभी उस पर मत जाइए। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, वो डिटेल्ड क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या अबेटमेंट हमारे पास पहले नहीं था? बिल्कुल था। अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं तो हिंदू लॉ में पहले भी अबेटमेंट दिया गया है। अब हिंदू लॉ में अबेटमेंट कहाँ मिलता है आपको? देखिए, हिंदू लॉ को जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आज के मैक्सिमम लॉ हिंदू लॉ से आए हैं। हिंदू लॉ में टोटल 6 तरह के अबेटमेंट बताए गए। ठीक है, सबसे पहले को बोला जाता है आरंभकृत, यानी कि जो भाई स्टार्टिंग कराता है। ठीक है, ऑफेंस शुरू जो करवाता है। ठीक है, होता ना कुछ लोग कि ठीक है चलो चलो, चल तो पड़ते हैं लेकिन वो खुद करते नहीं। जैसे कभी झगड़ा होता है, आपने देखा होगा, कुछ दोस्त सबसे आगे दौड़ते हैं कि चलो मार देंगे, जब वो स्पॉट पहुंचते हैं तो वो सबसे पीछे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है आरंभकृत। ठीक है, दूसरे होते हैं दोष्टभक। कौन होते हैं? दोष्टभक। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। दोष्टभक कौन होते हैं? जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जिनको पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, वो आपके दोष्टभक होते हैं। तीसरा कहा जाता है आश्रय,
यानी कि एक तरह से आज के लॉ में हम जिसे एडिंग कहते हैं, ठीक है। और फोर्थ होता है सहाय, यानी कि सहायक, ठीक है, जो क्या करता है, एड करता है, सहायता करता है। और फिफ्थ जो यहां पे है वो है मार्गनुदेष्टक, मार्गनुदेष्टक। मार्गनुदेष्टक क्या है, जो आपको रास्ता दिखाता है। और सबसे लास्ट जो होता है वो होता है आपका अनुमोदक। क्या होता है, अनुमोदक, यानी कि हु सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है यहाँ पे। और इन सब के लिए यहाँ पे हाफ ऑफ द पनिशमेंट का प्रोविजन था। क्या था, हाफ पनिशमेंट का प्रावधान था। यानी कि अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो 302 में किसी को मर्डर के लिए क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अगर उसको भाई 20 साल दे रहे हो तो इसको 10 साल दे मिलेगी। हाफ ऑफ द पनिशमेंट का वह प्रोविजन था। लेकिन साथ ही ऐसा नहीं है, एक स्ट्रिक्ट रूल भी था यहाँ पे, यहीं पे एक स्ट्रिक्ट रूल भी था। और वो स्ट्रिक्ट रूल क्या था कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुपारी देता है ना, जैसे गुंडे हायर करते हैं किसी को मारने के लिए, ऐसा अगर कोई काम करता है तो उसको हाफ नहीं मिलती थी, उसको 4 टाइम्स पनिशमेंट मिलता था, 4 गुना, ठीक है, 4 गुना उसको सजा यहाँ पे मिलती थी। तो ये तो हमने एक हिस्ट्री की बात कर ली कि हिंदू लॉ में इनकी रूट्स में इसके क्या प्रोविजंस दिए गए थे। अब इसको थोड़ा सा आईपीसी में मोल्ड कर दिया गया है। अभी हम आईपीसी को समझते हैं कि इंडियन पीनल कोड में, ठीक है, आईपीसी जो हमारा है वहाँ पे इसके क्या प्रावधान दिए गए हैं। देखिए अबेटमेंट, अबेटमेंट आपकी 3 तरह से की जा सकती है। सबसे पहला है इंस्टिगेशन, दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है इंगेजिंग इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंगेजिंग, इंगेजिंग वर्ड आना बहुत जरूरी है, इन कॉन्स्पिरेसी। और साथ ही साथ आपका क्या है, इंटेंशनल एड, इंटेंशनल एडिंग। ये 3 तरीके हैं जिनसे कि आप क्या कर सकते हो, इंस्टिगेट कर सकते हो। अब आपका माइंड यहाँ कहेगा कि जो कॉन्स्पिरेसी है इसके लिए तो एक अलग सेक्शन है। बिल्कुल, 1913 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लाया गया, अंग्रेजों ने उस टाइम पे जितने लॉ लेके आए थे, लाए तो इंडियंस के खिलाफ ही थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाला। जबकि हमारी तो कब बन गई थी, 1860 में बन गया था, 1862 में क्या फोर्स में आया आईपीसी। लेकिन 1913 तक से पहले जो कॉन्स्पिरेसी के केसेज हैं वो 107 में कवर होते थे। लेकिन आफ्टर 1913 यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को थोड़ा सा ब्रॉड बना दिया गया। उस पर हम डिफरेंस की भी बात करेंगे दोनों में। पहले आप अबेटमेंट को समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आते हैं हम सेक्शन 107 पे। अबेटमेंट है क्या, ये हमने अब तक समझ लिया। अब आईपीसी में क्या प्रोविजन है वो भी देखिए। अ पर्सन टू अबेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उकसाना, किसी को उकसाता है। एंड दिस अबेटमेंट में अकर इन एनी 3 मेथड्स। कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं जो यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। पहला क्या है, इंस्टिगेटिंग। इसको अपने बेयर एक्ट में हाईलाइट कर लीजिए। आपके जितने मैं सर्कल में इस तरह से बनाता हूँ, दोज आर द कीवर्ड्स, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आपके बहुत काम आएंगे। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली जुडिशरी के अभी आप नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ दिनों में, बहुत सारे लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट में डिफरेंस पहले दिल्ली जुडिशरी में पूछा जा चुका है। आपके राजस्थान में पूछा जा चुका है, व्हाट इज अबेटमेंट, व्हेन डज इट अमाउंट टू एन ऑफेंस। ये आपका राजस्थान में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस ये सारे, अगर आपको बेरेक्ट लैंग्वेज तो याद रहती नहीं है तो ये चीज़ें वहाँ आपके काम आती हैं। दूसरा यहाँ पे क्या आता है, इंगेजिंग क्रिमिनल इन कॉन्स्पिरेसी, इंगेजिंग कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी में इंगेज होना। और थर्ड आपका है इंटेंशनली एडिंग। ये आपके 3 यहाँ पे मेन वर्ड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अबेट करेगा, जनरल रूल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले अबेट किया ए ने किसको, बी को, कोई भी एक क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए बी ने वो ऑफेंस कर दिया, ठीक है। हम सपोज कर लेते इसने थेफ्ट कर ली, ठीक है, 379 लग गई। तो जितने 3 साल की सजा का प्रावधान किसके लिए है,
इसके लिए, तो 3 साल की ही सजा जो है अबैटर को भी मिलेगी। ये कौन है यहाँ पे, अबैटर बन जाएगा। हु अबैट्स इज नोन एज अबैटर, कहाँ डिफाइंड है, 108 में डिफाइंड है। ये जनरल रूल की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी अबैटमेंट को थोड़ा सा और समझते हैं। When any of these, ऐसा नहीं है कि तीनों, इनमें से कोई भी एक और रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट इज कंप्लीट। तो भाई अगर अबैटमेंट की डेफिनेशन आ गई तो आप लिख सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक्सप्लेनेशन 1। पहले हम बेयर एक्ट को समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे थोड़ा सा। इट सेज दैट इंस्टिगेशन में जनरली हैपन्स इवन बाय, कैसे हो सकती है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। इसको अपना मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हूं, तो प्लीज इनको हाईलाइट कर ले। विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट विच अ पर्सन इज बाउंड टू डिस्क्लोज। भाई जहां मेरी ड्यूटी थी, कैसे ड्यूटी हो सकती है भाई, कैसे, किस तरह से, इसको एक एग्जांपल से हम अपना आईपीसी का इलस्ट्रेशन तो करेंगे ही, अपने भी एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 बॉक्स रखे हैं जिनमें मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है रेयर केसेस में इसके काफ़ी साइड इफेक्ट है, इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिविजुअल की जान भी जा सकती है। और ये जो मेडिसिन है ये वहाँ पे जो है हेल्पफुल है उसके लिए। और भाई बीइंग ए डॉक्टर या नर्स या जो भी मेरी बाउंड ड्यूटी है कि मैं बताऊं किसी को, लेकिन जब मेरे पास कोई आता है तो मैं विलफुली जानबूझ के उसको ये मेडिसिन ले जाने देता हूं कि ले जाओ भाई ले जाओ, ठीक है। तो ये विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन है, विलफुल कंसीलमेंट है, और ये मेडिसिन वो व्यक्ति खाता है और व्यक्ति के साथ क्या हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है। तो इस तरह से अब इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। देखिए एक इलस्ट्रेशन के बारे में बात मैं कहूँगा आपकी। देखिए आईपीसी में ना, इफ़ यू वांट टू बी ए जज, अगर आपको क्या बनना है, जज बनना है, तो भैया एक चीज़ याद अपने आज ही गांठ मार लो कि कोई भी इलस्ट्रेशन और कोई भी एक्सप्लेनेशन मिस नहीं करोगे, ठीक है, मिस नहीं करना है। हर इलस्ट्रेशन और हर उसको आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जिस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, इसको हम थोड़ा सा एनिमेटेड वे में समझते हैं। एक पुलिस वाला है और ये वारंट लेकर आता है जेड को अरेस्ट करने के लिए। पुलिस वाला कौन है, ए। मिस्टर ए इज ए पुलिस ऑफिसर, ही केम विद अ वारंट फॉर जेड टू अरेस्ट हिम। अब इसको मिल जाते हैं भाई साहब बी। अब बी इसको कहते हैं कि जी पूछा जेड कहाँ, भाई बोला जी वो रहा जेड, वो पकड़ लो आप। कौन, ये लेकिन एक्चुअल में था कौन, ये तो सी था। अब पुलिस वाले को थोड़ी पता था। अब इन्होंने क्या किया, बी भाई साहब ने कहा कि जी ये जो है ना ये जेड है, यही जेड है, क्या है ये जेड, इस जेड को आप पकड़ लो, दिस इज जेड। और पुलिस वाला क्या करता है, इसको पकड़ के ले जाता है कि तुम्हारे खिलाफ वारंट है। चलो ये बेचारा बोलता रहा कि मैं सी हूँ, बोला नहीं बी ने बताया है तुम क्या हो, यहाँ पे जेड हो, तुम ही जेड हो। तो ए ने यहाँ पे क्या किया है, ए ने यहाँ पे विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन की है। एक्सप्लेनेशन 1 को इलस्ट्रेशन समझे अभी आप। तो यहाँ पे बी क्या है, अबेट किया है उसने एप्रीहेंशन ऑफ सी, तो अबेटमेंट का ऑफेंस किया है इसने। ही अबेट्स बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन 1 क्लियर हो गई होगी। 2 कहता है कि whoever either prior to or at the time of the commencement, at the time of commission of an act, जो कोई भी या तो एक्ट होने से पहले या एक्ट के बाद does anything in order to facilitate the commission of the act, thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that act। जो तीसरी हमारी चीज़ थी बाई इंटेंशनल एडिंग, ये उसके बारे में बात कर रहा है। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, एक चीज़ नोट कर लेना यहाँ पे आप। सबसे पहले आपने कहा इंस्टिगेशन। अब मान लीजिए ए ने इंस्टिगेट किया किसको, बी को, कि जाके सी का तुम मर्डर कर दो। क्या कर दो, सी का मर्डर कर दो। अब सी ने कहा कि पागल हो गए, दिमाग खराब, मैं नहीं करता हूं। तो क्या ए की कोई लायबिलिटी है? अगर वो एक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल है। ए ने यहां पे अबैटमेंट की है और वो अबैटर रहेगा।
बी ने मना कर दिया कि मैं सी का मर्डर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ए ने तो अबेटमेंट की है ना, यानी कि एक्ट जो है यहाँ पे नहीं हुआ, एक्ट होना जरूरी नहीं है। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, सेकंड जो है वो आ जाता है आपका, सेकंड वाला किसके द्वारा था, बाई इंस्टिगेशन था, इंगेजिंग इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी में इंगेज हो गए। अब यहां भी क्या है, मान लीजिए एक्ट नहीं हुआ, एक्ट नहीं हुआ तो भी अबैटमेंट होगी। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से एक बात आपको समझ में आ गई होगी, जो थर्ड हमारा पॉइंट था इंटेंशनल एड का, वहां पे क्या है कि द एक्ट मस्ट बी डन, एक्ट का होना जरूरी है। कैसे जरूरी है, अब मान लीजिए एक बंदा है कोई ए, और इसने क्या किया, कुछ लोगों से कहा कि भाई एक काम करो, ठीक है मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा और तुम ये काम कर देना, ऑफेंस कर देना, और ये उनको वहां तक लेके जाता है, लेकिन वो ऑफेंस होता ही नहीं है। तो क्या इसने एड किया, समझिए आप, इधर प्रायर और एट द टाइम ऑफ कमीशन, क्या इसने कोई एडिंग की है, कोई एड नहीं किया है, तो यहाँ पे अबैटमेंट नहीं होगा। ये प्लीज आपका ना बहुत एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंटेंशनल एड में एक्ट होना जरूरी है, ठीक है, इस बात को नोट कर लें, ठीक है। तो ये तो था आपका अबैटमेंट क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके डिफरेंस की, कि क्या डिफरेंस है दोनों में। हमने कहा ना कि डिफरेंस है, और कौन कौन अबैटर हो सकते हैं। एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्वीन वर्सेस मोहित, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ क्या था कि एक लेडी को सती करने के लिए लेके जा रहा था, तो जो पीछे जो लोग थे ना, जो अपना राम 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 करते हैं, ठीक है, वो लोग राम राम करते हुए चल रहे थे। जब किसी की डेड बॉडी ले जाते हैं भाई लास्ट टाइम पे, तो उसके लिए लोग ऐसा बोलते हुए चलते हैं। अब जो महिला थी जो ऊपर बैठी थी, चिता पे बिठा के ले जाते थे उसको, और वहीं पे उस टाइम सती प्रथा थी जो राजा राम मोहन राय ने बंद करवा दी थी। अब वहां पे क्या हुआ कि जो पीछे फॉलोअर्स थे, उन सभी फॉलोअर्स को क्या माना गया, अबैटर माना गया, बिकॉज दे इनकरेज दैट वुमेन टू बिकम सती, और सती प्रोहिबिशन एक्ट आ चुका था, तो वहां पे क्या माना गया, उन सबको अबैटर माना गया था। यानी कि देखिए ये तरीके, इंस्टिगेशन कैसे होगा, इंस्टिगेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को नॉर्मल उकसाने से, किसी को आप इनकरेज कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, वो चीजें भी उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन क्या है, इंस्टिगेशन बेसिकली मीन सजेस्टिंग, इनकरेजिंग और इनसाइटिंग अ पर्सन to do or abstain from doing something which is supposed to do. Instigation may take place either directly or indirectly by written or oral words or even by gesture or hints. इन सब चीज़ों को नोट कर लें, आपके मेंस के मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, मेंस में आपको बहुत काम आने वाले हैं। द इंस्टिगेशन मस्ट बी सफिशिएंट टू एक्टिवली इनकरेज अ पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, जो मैंने अभी आपको क्वीन वर्सेस मोहित का केस बताया, आप इसको अपने मेंस में लिख सकते हैं। इट शुड नॉट बी मेयर एडवाइस और सिंपल सजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कि कहीं पे भी सिर्फ एडवाइस या सिंपल सजेशन जो है वो आपका अबैटमेंट नहीं हो सकता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत बुरा है और मैंने उसको जाकर कहा कि यार उसको तो ना मार देना चाहिए, बहुत घटिया इंसान है, और ये भाई साहब जोश में आ गए, उन्होंने जाके उसको मार दिया। बाद में बोले कि जी मुझे तो अबैट किया था उसने, अरे भाई वो तो जनरल बात थी, जनरल ओपिनियन था। सिंपल सजेशन या एडवाइस जो है वो वहाँ पे आपका अबैटमेंट नहीं माना जाएगा। द इंस्टिगेटर नीड नॉट इवन पोजेस मेंस रिया, जो इंस्टिगेटर है भाई गिल्टी ऑफ इंटेंशन टू कमिट द क्राइम होती है, उसके पास भले ही मेंस रिया ना हो तो भी वहाँ पे बाय इंस्टिगेशन माना जाएगा। ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। अब आता है कॉन्स्पिरेसी का। अब कॉन्स्पिरेसी जब आता है तो हमारे पास 120A और 120B आ जाते हैं। ये दोनों ही 1913 में, ये याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन जैसे अब इस बार हरियाणा जुडिशरी में देखिए आप, क्या शायद राजस्थान में पूछा गया था, सॉरी राजस्थान ने, हरियाणा जुडिशरी नहीं पूछा था, जो 1950 में आपका क्वीन वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 13, वो ओमिट हो गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकता है कि कब किस अमेंडमेंट एक्ट से आया था, कैसे आया था,
तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दें इन चीज़ों पर भी। अब आता है कॉन्स्पिरेसी से। अब कोई कॉन्स्पिरेसी में अगर इंगेज होता है तो इन दैट केस वो क्या माना जाएगा, वो भी अबैटर माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्पिरेसी होती क्या है, जब आप किसी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं टू डू अ लीगल एक्ट, हो सकता है बाय इलीगल मीन्स, या फिर इलीगल एक्ट ही आप कर दो, तो क्या कर गया हमने वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी कर लिया। क्या कर लिया, कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे कर ली है। तो अभी 120A और B तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अलग से बताते हैं, तो यहाँ क्या ज़रूरत पड़ी, नहीं दोनों में क्या डिफरेंस आया, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। देखिए जो आपका एक्ट है या इलीगल ओमिशन है वो इन द परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी होता है 107 में। ठीक है, 107 में क्या है कि वहाँ पे आपका जो कॉन्स्पिरेसी आपने की उसी में उस काम को किया, लेकिन 120A में क्या है कि सिर्फ मेयर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट, मेयर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब एड में हमने बात कर ली है कि एक्ट का होना क्या है, एक्ट होना यहाँ पे जरूरी है, ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा, ये एक्ट होना जरूरी है, ये बात कहाँ कही गई थी, नोट कर लीजिएगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पांडुरंग रमजीत सनप। ठीक है, ये आपका 1971 का केस है, इस केस में ये बात कही गई थी। अब अबैटमेंट को हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि अबैटर क्या होता है। ये जो होते हैं ना, जो ऐसे लोग जो उकसाने वाले होते हैं कि ऐसा कर दो, तुम कर सकते हो, तुम एक काम करो, कर दो, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इनको कहा जाता है अबैटर। अ पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस or the commission of an act which would be an offense if committed by the person capable of a law committing an offense with the same intention or knowledge as that of abettor। भाई इस अबैटर की जो इंटेंशन थी, अब ये चाह रहा था कि ये जो महिला है ये जाके किसका, सी का जो है सी का मर्डर कर दें, इसकी इंटेंशन थी। अब मैडम ने जाके वैसे ही क्या किया, सी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपके अबैटर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अबैटर बन जाएंगे, और इनकी लायबिलिटी भी उतनी ही रहेगी। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे, द अबैटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबैटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। ठीक है भाई, अबैटर है कोई बंद व्यक्ति, ठीक है, और इसने क्या किया, किसी पुलिस वाले को रोक दिया अपराध रोकने से। कोई ऑफेंस हो रहा था, पुलिस वाले की ड्यूटी थी कि वो उसको ना होने दे, लेकिन इसने क्या किया, पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी नहीं करने दी बाय अबैटमेंट। ठीक है, तो इन दैट केस भी ये है जो यहाँ पे अबैटर कहलाएगा। जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है आपका वो कहता है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबैटेड शुड बी कमिटेड। भाई ए ने बी को उकसाया कि जाके सी का मर्डर कर दो, बी बोलता पगला गए हो का, दिमाग खराब है तो हाँ नहीं जाएंगे, हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, मना कर, नहीं मारेंगे सी को, तुम जिंदा रहो। तो क्या ए ने ऑफेंस किया है, बिल्कुल किया है। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूज टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग बी टू कमिट द मर्डर। भाई ये तो इसने तो ऑफेंस नहीं किया, लेकिन ए ने तो कर दिया अबैटमेंट ऑफ मर्डर। A instigate B to murder D, B in pursuance of the instigation step D। अब A ने B को उकसाया कि जाओ तुम एक काम करो, D को मार दो, चाकू मार दो, B ने जाके चाकू मार दे, लेकिन D मरा नहीं, तो B के ऊपर तो क्या हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। लेकिन A की जो लाइबिलिटी है वो 307 में नहीं आएगी, B तो 307 में आ गया, ये 302 में ही जाएगा। समझ रहे हैं आप, तो अबैटर की यहां पे ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब तीसरी एक्सप्लेनेशन यहां पे क्या कहती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबैटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने क्या कहा कि आपने पढ़ रखा था लॉ थोड़ा थोड़ा, मैंने थोड़ा सा लॉ, मैं अपने ऊपर एग्जांपल देता हूँ कि मैंने लॉ थोड़ा सा पढ़ा था नया नया, और मुझे पता था कि डोली इन कैपेक्स मैंने वर्ड पढ़ लिया,
डोली इन कैपेक्स। भाई ठीक है, मैं तो क्या ना बच्चा हूँ, मेरे को जनरल एक्सेप्शन मिल जानी है, तो मेरे को तो नहीं होगा। सेक्शन कौन सा है आपका 82। ठीक है, बोला जी मेरे को तो जनरल एक्सेप्शन दे दो आप, मैं तो कुछ किया ही नहीं हूँ, बच्चा है, 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है। तो ए ने क्या दिमाग लगाया, उसने एक बी को पकड़ा जो कि 7 ईयर से कम का बच्चा था, और उसे कहा कि तुम जाके सी के दूध में जहर मिला दो, और इसने जाके ऐसा कर दिया। अब सी मर गया। अब जब बी को पुलिस पकड़ के ले गई तो देखा है 7 साल से कम आयु का, इसने तो नो ऑफेंस, इसको मिल गया जनरल एक्सेप्शन। ए बड़ा खुश हो गया कि जी मैं तो बच गया, मेरी तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ए की लाइबिलिटी जो है यहाँ पे, इन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी कैपेबल था कि नहीं था। ए की तो भाई लाइबिलिटी मर्डर की ही बनेगी, इसको तो 302 में ही लपेटा जाएगा। ए with a guilty intention abates a child or a lunatic to commit an act which would be an offense if committed by a person capable by law committing। अगर वो ऐसा एक्ट, अगर बी की जगह पे कोई बड़ा बच्चा होता तो क्या होता वहाँ पे, तो उसका अपराध को माना जाता। ठीक है, तो वो भले ही वो हुआ हो तो गिल्टी ऑफ अबेटिंग ऑफ ऑफेंस तो रहेगा, ए के ऊपर 302 के चार्ज ही लगेंगे। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन बी और सी दोनों को देखना है आपको। ठीक है, ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट बी अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज टू डू दैट एक्ट एंड कॉज जेड्स डेथ। बी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट डज दी एक्ट। बच्चा है, 2 चॉकलेट दिया आपने, उसको बहका दिया और उसने वो कांड कर दिया जाके। ठीक है, देर बाई जेड की डेथ कॉज कर दी उसने। अब बी को क्या है, बी को तो आप सजा नहीं दे सकते लॉ के हिसाब से, तो ए इज लाइबल टू बी पनिश द सेम मैनर, यानी कि ए के ऊपर 302 ही लगनी है, अबेटर के ऊपर। ये तो ए के ऊपर तो क्या लगना है भाई, वही लगना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि ए इंस्टिगेट करता है बी को कि किसी भाई ड्वेलिंग हाउस क्या, तो जहाँ कोई रहता है उस घर में जाके आग लगा दो। अब बी ने क्या किया, अनसाउंडनेस था भाई, वो तो पागल आदमी था भाई, वो उसको तो पता नहीं था बेचारे को, मैकनेक्थन रूल लग गया उसके ऊपर, इंसेनिटी का उसको क्या मिल गया 84 में जनरल एक्सेप्शन मिल गई। तो बी ने को तो जनरल एक्सेप्शन मिल गई, लेकिन वहां क्या उसने आग तो लगा दी, तो भैया ए ने जो है यहाँ पे अपराध किया है। देखिए इलुस्ट्रेशन से ना आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड इंस्टिगेट बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन। ए इंड्यूस करता है कि जो प्रॉपर्टी बी की है उसको ले आओ, वो ले आता है, वो ले आता है गुड फेथ में, यार वो चीज़ मेरी है, वो दे नहीं रहा, तुम दिला दो ना मुझे। अब वो जाता है कि कैसे नहीं देगा, मैं दिलाता हूँ तुम्हें, वो दिला देता है। अब जो बी है वो तो यहाँ पे मिसकंसेप्शन में एक्ट कर रहा है, वो डिसऑनेस्टली नहीं ले रहा, डिसऑनेस्टली नहीं ले रहा तो 378 के इंग्रेडिएंट पूरे नहीं हो रहे, तो वहाँ पे वो थेफ्ट नहीं बन रही। लेकिन ए ने इंस्टिगेट किसके लिए किया था, थेफ्ट के लिए किया था। तो ए के ऊपर जो चार्ज लगेंगे वो 379 या 380 जो भी उसके ऊपर थेफ्ट है उस तरह के चार्जेस ही थेफ्ट के चार्ज लगेंगे। भले ही बी के ऊपर वो चार्ज नहीं लग सकता क्योंकि वो उसने गुड फेथ में किया है। जहाँ कहीं भी गुड फेथ वर्ड आ जाता है ना, वहाँ पे आप क्लियर हो जाए कि वहाँ पे ऑफेंस नहीं है। फोर्थ एक्सप्लेनेशन कहती है द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। अब ए ने बी को अबेट किया, बी ने सी को अबेट किया डी का काम मर्डर करने के लिए, समझ रहे हैं आप, इसने इसको अबेट किया और इसने इसको अबेट किया। अबेटमेंट की अबेटमेंट, ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि सी को इंस्टिगेट कर दो जेड का मर्डर करने के लिए। ठीक है, हम इसी एग्जांपल में कन्वर्ट कर लेते हैं जेड का। बी ने क्या किया, सी को इंस्टिगेट किया कि यार जाओ तुम जेड का मर्डर कर दो। ए ने पहले बी को उकसाया कि यार तुम सी को उकसाओ, और बी ने उसी उकसावे में आगे सी को उकसा दिया। अब ए बोला कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, अबेटर तो बी है, मैं बेटर थोड़ी हूं यहाँ पे। तो बी इज लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट ऑफ फॉर मर्डर। A instigated B to commit the offense. A is also liable for to the same punishment. एक्सप्लेनेशन 4 ने कह दिया ना 108 ने कि ए भाई साहब आप भी नहीं बचोगे, आप भी 302 में, बी भी 302 में, और सी ने तो मर्डर किया ही है। ठीक है, तो 302 में आना ही है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी। फिफ्थ एक्सप्लेनेशन में आइए। इट इज़ नॉट नेसेसरी
to commission of offense of abatement by conspiracy, that the abater should concert the offense with the person who commits it. It is sufficiently if he engage in the conspiracy, in pursuance of which the offense is committed. अब ए जो है कंसर्ट करता है विद बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड। ए ने एक प्लान डिस्कस किया बी के साथ कि यार जेड को पॉइजन दे देते हैं, ठीक है। इट इज एग्रीज दैट ए सेल एडमिनिस्टर द पॉइजन, और बात होगी कि भाई ए पॉइजन देगा, दोनों की बातचीत हुई और कौन देगा पॉइजन, अभी ए पॉइजन देगा। बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी मेंशनिंग दैट अ थर्ड पर्सन इज एडमिनिस्टर द पॉइजन। अब बी ने क्या किया, बी ने जाके सी को बताया कि भाई एक थर्ड पर्सन कोई जहर देगा, ये नहीं बताया कि ए देगा, कोई थर्ड पर्सन देगा, ए का नाम नहीं बताया। अब सी एग्री हो गया है कि ठीक है मैं जहर लाके आपको दे दूंगा। अब समझिए आप, एंड प्रोक्योर एंड डिलीवर इट टू बी, और सी ने जहर लाके बी को दे दिया फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन। अब ए ने क्या किया, बी ने लाके ए को दे दिया, ए ने जेड को दे दिया, जेड मर गया। यहां पे देखिए आप, ए और सी के बीच में क्या कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, दोनों तो मिले ही नहीं, एक दूसरे को जानते ही नहीं, ये तो एक दूसरे से मिले ही नहीं, लेकिन सी भी इंगेज तो था कॉन्स्पिरेसी में। जब जेड मर्डर सी भी इंगेज था, तो सी ने भी जो यहाँ पे ऑफेंस किया है वो भी यहाँ पे लाइबल हो जाएगा। समझ रहे इस चीज को आप, एक्सप्लेनेशन फायदे कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी। इसका एक ना आप चार्ट बनाइएगा, इसका एक चार्ट आपको बनाना है, ठीक है। चार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पहले एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ 108 आईपीसी। ए ने बी के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी की, दोनों ने, कि हमें क्या करना है, जेड का मर्डर करना है बाय पॉइजन। अब बी भाई साहब ने क्या किया, अब बी ने मुलाकात की किससे, सी से, और उसको समझाया सेम चीज की, जेड का मर्डर करना है बाय पॉइजन, और ये पॉइजन कौन देगा, बाय थर्ड पर्सन। नाम नहीं बताया किसका, ए का, ए का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ। यानी ए और सी के बीच में जो है ना, यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं था। अब सी ने क्या किया, सी ने भाई पॉइजन लाके बी को दिया, बी ने पॉइजन लाके ए को दिया, और ए भाई साहब ने क्या किया, पॉइजन खिला दिया जेड को, और जेड भाई साहब निकल लिए इस दुनिया से। तो सी की लायबिलिटी क्या है भाई, पहले तो कॉन्स्पिरेसी ए और बी के बीच में थी, तो सी को भी वही लायबिलिटी होगी अबैटर वाली, ठीक है। तो बी, सी और ए को सेम पनिशमेंट मिलेगा, ऑल्दो ए एंड सी एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं, ठीक है। ये आपका अबैटर था। पांचों एक्सप्लेनेशन इसकी आप देखिएगा, एक्सप्लेनेशन 1 to एक्सप्लेनेशन 5, और सारे के सारे आपके जो है जितने भी इलस्ट्रेशन है वो भी देख लीजिएगा। अब यहाँ से क्या कभी क्वेश्चन आया है मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। दिल्ली जुडिशरी के 2005 में पूछा गया क्वेश्चन, हु इज एन अबैटर, एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एन अबैटर। यही चीजें तो लिखनी है आपको। आपके आरजेएस में पूछा जा चुका है 1986 में। देखिए क्वेश्चन आपका कभी भी कहीं से भी उठ सकता है। अब 1986 का क्वेश्चन दिल्ली जुडिशरी ने 2005 में पूछ लिया, आरजेएस का क्वेश्चन 2005 में दिल्ली जुडिशरी ने पूछ लिया। जिसने पहले के क्वेश्चन पेपर्स की लिस्ट बना रखी होगी वो तो कर देगा, दूसरा नहीं कर पाएगा, दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पे क्या है, नहीं कर पाएगा। अब आता है 1898 में एक सेक्शन ऐड किया गया। कब ऐड किया गया, 1898 में। हर सेक्शन के पास लिख लेंगे सेक्शन कब इंसर्ट किया गया है, ठीक है। हालांकि इसमें से बाद में ब्रिटिश इंडिया को हटा दिया गया था। यहाँ पे जो आपका इंडिया वर्ड है, पहले यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ था, इस ब्रिटिश इंडिया को हटा दिया गया आफ्टर ऑर्डर ऑफ 1948 और 1950 में जो अमेंडमेंट्स हुई इंडिपेंडेंस के बाद। अबैटमेंट इन इंडिया ऑफ द ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऑफेंस करता है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड, यानी आईपीसी में जो ऑफेंस बताए गए हैं। ऑफेंस वर्ड कहाँ डिफाइंड है,
सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी, ये भी साथ साथ याद रखना है। अबेट द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अब यहाँ बैठे बैठे किसी ने इंग्लैंड में प्लान कर दिया कि वहाँ मारना है किसी को, ठीक है, और यहाँ बैठे बैठे उसने वो कांड करवा दिया, जैसे होता है ना दुबई से भाई करा देता है, तो विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंसिव कमिटेड इन इंडिया। अगर वो यहाँ पे अबैटमेंट कराता, मर्डर कराता तो अपराध होता ना, वो अपराध उसने कहाँ कराया, वहाँ कराया। ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरनर इन गोवा टू कमिट अ मर्डर इन गोवा। देखिए गोवा को अभी तो फॉरनर बता दे, लेकिन गोवा भी इंडिया में है, ये पहले की बात है, ठीक है, उस टाइम का एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे वो गिल्टी हो, आप गोवा की जगह भी इंग्लैंड समझ सकते हैं, ठीक है, हम इंग्लैंड को समझ लेते हैं, गोवा को रहने दीजिए, इंग्लैंड इसको पढ़ते हैं। तो उसके ऊपर भी सेम चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज देखिए आपने अबैटमेंट को समझा, आपने समझा अबैटर कौन होता है, ये चीज़ें आपने समझी। ये दो चीज़ें समझने के बाद अब पनिशमेंट की बात आती है कि कब अबैटमेंट कंप्लीट होती है और कब नहीं होती है, कब पनिशमेंट कंप्लीट मिलेगी, कब हाफ मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे 109 से 120 तक। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ ये क्लास देखिए, अभी हरियाणा की मेंस के लिए भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और राजस्थान के लिए भी, तो प्लीज़ अपने सभी क्लास में जो आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। कभी भी चीज़ों को अपने तक नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके कोई भी मेल्स या सजेशंस, एडवाइस प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को शेयर आपने कर ही दिया, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।